हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिडेट टेक। मैं हूं आपके साथ मुझे त्रिपाठी। इंडिया में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहली बार अनाउंस किया गया था 1965 में। इट वाज द वर्ल्ड्स सेकंड SEZ एंड एशियाज फर्स्ट SEZ। यस, चाइना का SEZ हमसे बाद में बना, अनाउंस हुआ है 1980s में। 1959 में आयरलैंड में पहला शैनन फ्री जोन बना था। ये माइलस्टोन था, जो फर्स्ट SEZ ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद इंडिया में अनाउंस हुआ कांडला में, कांडला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, गुजरात। इट्स वन ऑफ द मेजर हब्स ऑफ इंडियाज SEZ। गुजरात में, इंडिया में करंटली अगर हम कहें तो 368 नोटिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है एंड 276 उसमें से ऑपरेशनल हैं। नोएडा, कर्नाटका, गुजरात, दीज आर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हब ऑफ इंडिया। जैसे कि आप इसके डेफिनेशन में ही देख पा रहे हैं, जोन ये एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया है जिसको डिमार्क किया जाता है एंड इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग टैक्सेस एंड ऑल, ये बाकी कंट्री से लैक्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ईजियर होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में SEZs आर कंसिडर्ड टू बी अ फॉरेन टेरिटरी। जो हमारी कंट्री में SEZ है वो इंडिया के अंदर एक फॉरेन टेरिटरी माना जाएगा, जिसके तहत वहाँ के रूल्स, टैक्स, कस्टम्स, मिनिमम मैट जिसे कहते हैं, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स MAT या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT, ये सब यहाँ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। यहाँ कस्टम ड्यूटीज भी नहीं लगती हैं। यहाँ पे जो टैक्स होते हैं, जो FDIs होती हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए इन सब के अलग प्रोविजंस होते हैं। जो रूल्स भी होते हैं वो भी लैक्स होते हैं एंड इसका सारा पर्पस ये होता है, स्पेशली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग को, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। इंडिया जो इकॉनमी होती है उसके 3 सेक्टर्स होते हैं, 3 जॉब सेक्टर्स होते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर या रॉ मटेरियल जैसी चीज़ें, जब मान लो जो फार्मिंग, पोल्ट्री, फिशिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर में जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, दिस इज एंड थर्ड होता है टर्शरी सेक्टर जिसमें कि सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इंडिया एग्रीकल्चर में, प्राइमरी सेक्टर में एंड टर्शरी सेक्टर में जिसमें इसकी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, वी आर एसिंग। इनफैक्ट एक इकॉनमी को डेवलप होने के लिए हमें अपने प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा हमारा सेकेंडरी सेक्टर अच्छा होना चाहिए, जिसमें जो कि मैन्युफैक्चरिंग जिसमें कंसर्न होती है। लेकिन हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा अच्छा है, टर्शरी एंड सीधे हम सेकेंडरी सेक्टर में जंप करने की जगह उसमें सीधे हम टर्शरी सेक्टर में जंप कर गए हैं और हमारी IT प्रोफेशनल्स की सर्विसेज इतनी ऑसम है कि वी आर लीडिंग इन दैट। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, वो बहुत स्लगिश था और आज भी काफ़ी स्लगिश है। इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत कोशिशें की गई हैं एंड ये उसमें से एक कोशिश है SEZ की एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पे मोस्टली जो भी प्रोडक्शन होते हैं दैट इट इज़ सपोज टू बी एक्सपोर्टेड, और उस जितना आपका यहाँ एक्सपोर्ट होता है उतना ज़्यादा जो कंपनी, जो एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस, फैक्ट्री लगा के जितना ज़्यादा माल एक्सपोर्ट कर पाता है उसको उतना ज़्यादा उसके हिसाब से और कंसेशंस मिलते हैं। इस एरिया में 100% FDI भी हो सकती है, कि मतलब 100% एक चीज़ की फॉरेन ओनरशिप भी हो सकती है। इस एरिया में मोस्टली इट इज़ इन्वेस्टर फ्रेंडली रखा जाता है इसको एंड ताकि और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जा सके और इन्वेस्टमेंट्स आए यहाँ पे एंड इससे फिर जॉब क्रिएशन भी होता है, इससे हमारी इकॉनमी में भी बूस्ट आती है, क्वालिटी जॉब क्रिएशन होता है, हमें फॉरेन फंड्स कमाने का मौका मिलता है। तो ये सब
स्पेशल इकोनॉमिक जोन के फ़ायदे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होती है तो मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलता है, आत्मनिर्भरता को तो बढ़ावा मिलता ही मिलता है कि जितना भी हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसके लिए, जितना भी हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसके लिए हम डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन मेक इन इंडिया के ये होता है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे जो वो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे हम मेक इन चाइना देखते हैं, वहाँ पे मेक इन इंडिया देखते हैं, तो वो आत्मनिर्भरता प्लस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाला SEZ का काम है। लेकिन ऑब्वियसली हम उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। चाइना हमसे पीछे निकला SEZ बनाने में, अनाउंस करने में, लेकिन हम लोग हमसे आगे निकल गया, हम चाइना से पीछे हैं। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह हमारी इम्प्लीमेंटेशन है। हम बड़े बड़े वादे दावे तो लिख देते हैं लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं है। सबसे सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर मेरी नज़र में ये है, 1965 में कांडला में अनाउंस हुआ था SEZ, लेकिन फाइनली उसके बारे में एक एक्ट बनते हुए, इम्प्लीमेंट होते हुए 2005 लग गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो एक्ट है वो 2005 में बना, कहाँ 1965 एंड कहाँ 2005, एंड इम्प्लीमेंट वो फाइनली 2006 में हुआ। ये है हमारी इम्प्लीमेंटेशन। वन रीज़न वी लैग बिहाइंड एंड चाइना हमसे आगे निकल जाता है। हमारी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही सुस्त है, बहुत ज़्यादा सुस्त है। एंड प्लस धीरे धीरे SEZs की जो वो थी, जो हमने इंसेंटिव दी थी, टैक्स इंसेंटिव एंड ऑल, वो हम लोग विड्रॉ करने लग, गवर्नमेंट हमारी विड्रॉ करने लग गई। जैसे कि अब अगर SEZ में कोई प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किया है तो उसको उस जोन से बाहर बेचने के लिए, मान लो इंडिया में, गुजरात में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पे कुछ बनाया गया, वहाँ से बाहर इंडिया की मार्केट में उसे बेचने के लिए सरकार उस पर कस्टम ड्यूटी लगा देती है। मैंने बताया था ना, उस एरिया को फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, तो उस फॉरेन टेरिटरी से अगर इंडिया की मार्केट में से कुछ बेचा जाएगा तो उसमें कस्टम ड्यूटी लगेगा। वेयर इज इंसेंटिव देन? वो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एंड DDT, मैट एंड DDT, इन सब का भी विड्रॉ करने लग गई सरकार। धीरे धीरे वो SEZs का जो पहले तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो था, दूसरी बात जो इंसेंटिव्स SEZs को दिया जाता था वो सरकार विड्रॉ करने लग गई। साथ ही ऑल्टरनेटिव जैसे कि मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशंस इन वेयरहाउस रेगुलेशन, ये भी आ गए। दी सर्व्ड एज ऑल्टरनेटिव टू SEZs। यहाँ पे टैक्स भी कम थे ऐसी में, इस स्कीम में, और कंप्लायंस भी ज़्यादा लूज थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो जब आप SEZ को एक ऑल्टरनेटिव मिल गया तो SEZs का जो अट्रैक्शन है वो भी कम होने लग गया। इसलिए और फिलहाल SEZs को बदलते ज़माने के पैमाने पे भी खरा उतरना होगा। सिर्फ एक्सपोर्ट के माध्यम से नहीं, हमको ये भी देखना होगा कि इज इट डेवलपिंग रेजिलिएंट सप्लाई चेन फॉर द कंट्री। क्या इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा है? आर वी गेटिंग बेटर इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल सप्लाई चेन? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मेक इन इंडिया, सस्टेनेबिलिटी, लेबर स्टैंडर्ड, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, ये नए पैमाने आ गए हैं जिससे आपकी SEZ की सफलता को नापा जा रहा है। मात्र चीप एक्सपोर्ट्स चीप गुड्स मैन्युफैक्चर करके उसको एक्सपोर्ट करना ही एक पैमाना नहीं रह गया है SEZs को जज करने का और डेवलप करने का। SEZs के और भी, अभी तक सिर्फ ये था कि आप मैन्युफैक्चर करो, एक्सपोर्ट करो, लेकिन अब धीरे धीरे उस SEZs की क्या टारगेट होना चाहिए, क्या उसके एम होने चाहिए, क्या उसका पर्पस होना चाहिए, और किन पैमानों पे उसको सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल जज किया जाना चाहिए, वो बदलते ज़माने के साथ बदल रहा है। एंड उसके हिसाब से हमारी गवर्नमेंट एक SEZ 2.0 लेके आई है, जिसमें कि उसको 2026 से 27 के बजट में, जिसमें कि उसको कि कुछ SEZs आर अलाउड टू सेल
लेकिन उनका जो ड्यूटी, जो टैक्स उन पे लगेगी, दैट इज़ बीइंग जज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एंड डोमेस्टिक मार्केट में उसका कितना ज़्यादा 2026-27 का जो बजट है उसमें ये प्रावधान आया है कि एक कुछ एलिजिबल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को कस्टम ड्यूटी में रियायत दी जाएगी टू सेल इन डोमेस्टिक मार्केट, लेकिन वो डिपेंडेंट होगा, उसको जज किया जाएगा इस क्राइटेरिया पे कि उसकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसी है, उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसी है, उसके हिसाब से उसको डोमेस्टिक मार्केट में बेचने के लिए कस्टम ड्यूटी पे रियायत दी जाएगी। एंड अब वो greater operational flexibility, better integration with domestic supply chain, digitized procedures, policy certainty, fast approvals, ये सब SEZs को सुधारने के लिए गवर्नमेंट SEZ 2.0 लेके आई है। Closer coordination between the state and the center and a policy certainty, ये हमारे जो कंट्री को फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। जो हमारी SEZs हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए। अभी तक हमारी पॉलिसीज़ में एंड हमारी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी स्लैक, बहुत गैप है। हम बहुत अच्छी पॉलिसी बना भी लेते हैं तो भी इम्प्लीमेंटेशन इज़ लैगिंग। सो इन दैट रिगार्ड इंडिया रियली नीड्स टू बकअप, जिसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2.0 भारत सरकार लेके भी आई है। एंड ये इंडिया को 2047 में 2047 में जब हम अपनी अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह मना रहे होंगे, उसमें हमें एडवांस इकॉनमी बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि किसी भी कंट्री की इकॉनमी को बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और फिलहाल हमारी मैन्युफैक्चरिंग इज़ not that good shape and despite many policies अभी तक उस शेप में आ नहीं पाई है। तो हमारा डिपेंडेंस अभी भी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा है। एंड लेकिन जो रॉ मटेरियल वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो हमें इतनी ज़्यादा अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए ने अभी इतना ज़्यादा हमारी GDP में एंड हमारी एम्प्लॉयमेंट मार्केट में एग्रीकल्चर का इतना ज़्यादा योगदान है, लेकिन उसकी वजह से इकॉनमी का जो ग्रोथ है, जो पर कैपिटा GDP है, वो नहीं बढ़ पाएगा। एक इकॉनमी की प्राइमरी सेक्टर सबसे छोटा होना चाहिए, सपोर्टिंग स्मॉल मास बिग लैंड होल्डिंग्स, एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शरी सेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। हमारा टर्शरी सेक्टर अच्छा है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में अभी बहुत काम बाकी है, एंड दैट विल बी द रियल इंजन ऑफ अ ग्रोथ। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिटेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर राय जरूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।